हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम माइक्रो इकोनॉमी की चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करने जा रहे हैं। क्लास 12th का ये चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हम इसमें देखेंगे किस तरह से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कितने देयर आर 3 मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। पहला जो है 3 तरीके होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड जो होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा इनकम मेथड। हम इसका स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होता है ये भी देखेंगे, और प्रिकॉशंस भी हम कि व्हाट ऑल नीड व्हाट ऑल वी नीड, जो क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के समय। सो इसका भी स्टेप्स देखेंगे हम, और स्टेप्स और प्रिकॉशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और फाइनली हम एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। सो ये हमारा जो हम कवर करने जा रहे हैं इसमें ये सारे चीज़ हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को मेजर करते हैं ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, वैल्यू एडेड मेथड, और इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, कभी कभी दूसरे नाम से भी आ जाता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सो यानी कि हम कितना जैसे आपको पता है कि कोई भी कंट्री में इकोनॉमी में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट होते हैं। सो प्रोडक्शन यूनिट मतलब जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें 3 चीज़ आते हैं, प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्री वगैरह आते हैं, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग होता है, और यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर होता है। सो इन तीनों सेक्टर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्या क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर हम सेकेंड स्टेप जो इन्वॉल्व होता है जीडीपी एट एमपी। अब हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे ये जानना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से ये करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज इन स्टॉक। तो जब हम सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है। सो इससे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है सेल कैसे निकालते हैं। सेल निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर मान लो आपको सेल नहीं दिया हुआ है तो प्राइस और क्वांटिटी दिया होगा तो उसके थ्रू निकाल लेते हैं। और दूसरा जो है चेंज इन स्टॉक। चेंज स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरह से हम चेंज स्टॉक निकालते हैं। ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया है। हमें अब नेक्स्ट स्टेप करना है वैल्यू एडेड। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, इस नेक्स्ट स्टेप जो होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड। ठीक है। कैसे निकालते हैं वैल्यू एडेड, हम जो पहले निकाल रखे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है। इसको माइनस करने के बाद हमें क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें एक चीज़ जानना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें पता चल गया कि हमने जो सामान बनाया उसका क्या वैल्यू है। जैसे हम प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज स्टॉक निकाल। चेंज स्टॉक मतलब जैसे जो बन गया वो तो उसको हम बेच के जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड सेल।
और दूसरा जो है कि मान लो कोई दोज प्रोडक्ट दैट आर देयर इन द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी बना नहीं है, आधा अधूरा बना हुआ है, ऐसे को हम चेंज स्टॉक बोलते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। लेकिन अब जैसे मान लो कि आपने एक चेयर बनाया, ठीक है, चेयर बनाया, 1 पीस है, क्वांटिटी 1 है उसका, और मान लो किसी ने 400 में सेल किया इसको, तो आपको कितना 4 × 1 = 400 रुपीज़। तो आपका 400 रुपीज़ जो आया, पैसा आया जो है, वो आपका क्या है, सेल है। उसके बाद सेल प्लस चेंज स्टॉक, मान लो कि आपका कुछ और बच गया है, तो उसको हम इसमें मान लो 50 रुपीज़ ऐड कर दिया, जो अभी आधा अधूरा बना हुआ है, तो 450 हो गया। तो 450 जो आया आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। ये आपका पूरा इनकम नहीं है। पूरा इनकम क्या होगा, अगर मान लो आपने वुड जो खरीदा था, आपने 100 रुपीज़ का वुड खरीदा था, तो उसको माइनस करो, क्योंकि उसका पैसा आपको देना पड़ेगा इसी में से। तो जब हम 350 बच जाता है, ये 350 जो है आपका वैल्यू एडेड है। सो वैल्यू एडेड मतलब कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो 100 रुपीज़ था ना, आप कोई भी चीज़ बनाने में जो चीज़ इस्तेमाल करते हो, उस सारे चीज़ को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। और जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें बाहर से खरीदना होता है, तो आपने जो चेयर था वो 400 में बेचा था, और मान लो उसमें आपने 100 रुपीज़ का इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज किया था, तो आपने कितना ऐड किया उसमें, 300 रुपीज़, सॉरी 350, और ये 450 था, तो अब 350 रुपीज़। सो 350 रुपीज़ विल बी कंसिडर एज ए वैल्यू एडेड। सो वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, और इस तरह से वैल्यू एडेड निकल जाता है। सो वही ये है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, और क्योंकि ये जो हमें अभी निकला ना वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं, GVAT/MP, GVAT/MP, या हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। लेकिन डोमेस्टिक इनकम पाने के लिए, इसको हम डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, या इसको हम GDP/MP भी बोलते हैं, GDP/MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो हमें अगर मान लो आपके पास वैल्यू एडेड निकल गया, तो हम वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं, GVAT/MP, उसी को हम बोलते हैं GDP/MP। सो GDP/MP जो होता है ना, अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है, क्या है, डोमेस्टिक इनकम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, NDP/MP, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। सो NDP/MP को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक चीज और याद रखना है आपको कि NDP/FC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, NDP/FC को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमें ये निकला हुआ है GDP/MP। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 3 चीज याद रखना है। नेट से ग्रॉस में जाना है। सो नेट से जो ग्रॉस में जाते हैं, नेट मतलब सब कुछ निकालने के बाद, तो इन दोनों का जो कॉमन होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। अगर हम डेप्रिसिएशन जो है प्लस कर देते हैं, तो हमें नेट से ग्रॉस में चलाता है। अगर मान लो ग्रॉस से नेट में आना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। एक तो ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। दूसरा जो याद रखना है वो है डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, ठीक है। सो डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी से जो इनकम जनरेट हो रहा है, और नेशनल में जो बाहर से पैसा आता है। जैसे मान लो कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है, प्लस करते हैं तो नेशनल आ जाता है। और अगर नेशनल से हमें डोमेस्टिक में जाना है, तो माइनस NFIA, ठीक है। NFIA होता क्या है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि कभी जैसे इंडिया है, तो इंडिया जैसे इंडिया है, इंडिया के जो लोग होते हैं वो बाहर से मान लो काम करते हैं, या वहाँ से पैसा लेके इंडिया में आते हैं। मान लो कोई शाहरुख खान का रेस्टोरेंट है दुबई में, वहाँ से पैसा आ रहा है। सो जो भी पैसा आता है उसको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे आउटसाइडर यानी कि दूसरे कंट्री के लोग भी इंडिया में आते हैं, और दे टेक अवे मनी फ्रॉम इंडिया, दे वर्क एंड वट एवर मनी दे गेट, दे टेक अवे टू देयर ओन कंट्री। सो जब कोई
नॉन रेसिडेंस इंडिया से पैसा इनकम अपने कंट्री में लेके जा रहता है तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हम NFI है, NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, NFI है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं इसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो कि जो आया वो प्लस में होता है तो इसलिए यहाँ प्लस में है, जो गया वो माइनस में होता है। अगर मान लो कि हमने इंडियन रेसिडेंस ऑफ इंडिया बाहर से 100 रुपीज़ अर्न करके इंडिया में लेके आ रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर मान लो इंडिया से बहुत सारे लोग जो है बाहर के लोग नॉन रेसिडेंट जो है इंडिया से पैसा अर्न करके लेके जा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। मान लो कि 20 रुपीज़ लेके गए, 100 रुपीज़ हम बाहर से लेके आए तो हमारा ये जो हो गया 80 रुपीज़ जो हो गया वो आपका NFI हो गया। तो इस तरह से NFI हम निकालते हैं और यही डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में। अगर मान लो कि जब NFI लगा होता है तो अगर मान लो कोई डोमेस्टिक में जो NFI लगा नहीं होता है तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFI ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं तो वो हमारा आ जाता है नेशनल आ जाता है। अगर नेशनल से डोमेस्टिक माना है तो NFI माइनस करना होता है। ठीक है, उसी तरह से एक और चीज़ है यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होता है। नेट और ग्रॉस का जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया उसको एक बार समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता है क्या है। डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्या होता है? या हम इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल। देखो अगर मान लो कोई आपके पास मशीन है, वो आप उसको ऑपरेट करते हो 1 ईयर तक, तो जनरली अगर मान लो ये 1 लाख का मशीन है, ये मशीन अगर 1 लाख का है और आप इसको ऑपरेट कर रहे हो और ऑपरेट करने के बाद 1 साल के बाद इसका कुछ तो वेयर एंड टियर होगा, घिसेगा, तो उसकी वजह से इसका वैल्यू गिर के 80,000 रुपीज़ हो गया तो 20% डेप्रिशिएट हुआ है, यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर की वजह से हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मान लो कोई चीज़ पुराना हो जाए, आउटडेटेड हो जाए क्योंकि नए टेक्निक आने की वजह से, इसकी वजह से भी हो सकता है। और तो जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू डेप्रिशिएट होता है ना तो उसको बोलते हैं वैल्यू कम हो जाता है। नॉर्मल वेयर टियर डेप्रिशिएट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो गया, मान लो कि कोई नया टेक्निक आने से वो पुराना हो जाता है उसकी वजह से। तो ये सारे चीज़ की वजह से अगर कोई चीज़ वैल्यू फिक्स एसेट का वैल्यू कम होता है तो देन दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सो नेट और ग्रॉस में ना, नेट और ग्रॉस ये जो दो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, इसका डिफरेंस जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर नेट में, नेट मतलब हमने आमतौर पर देखा है कि नेट कितना दूं, यानी सब निकालने के बाद। उसी तरह से अगर नेट है, ग्रॉस से आपको नेट में जाना है, अगर मान लो आप ग्रॉस में हो, नेट से ग्रॉस से नेट में जाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस नेट मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन को, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर मान लो नेट से ग्रॉस में जाना है तो इसमें प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, सो अगर मान लो नेट बोलते हैं यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो बताया हुआ है, जो आपका वेयर एंड टियर है उसको माइनस, मान लो 20%। अगर आपका कोई भी फिक्स है 100 रुपीज़ का था, 20% डेप्रिसिएट हुआ यानी कि -20, या आपका जो 80 आया, ये 80 जो है वो आपका नेट है और ये 100 रुपीज़ जो है आपका ग्रॉस है। इस तरह से ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें यहाँ समझना है, मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखो मार्केट प्राइस मतलब होता है, मान लो कि हम कोई भी सामान बेचते हैं, मान लो कि हमने 100 रुपये, एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 10 रुपये और हमने 10 क्वांटिटी जो है 10 है, तो ये जो आपके पास 100 रुपये आया, ये 100 रुपये क्या है? मार्केट प्राइस है।
100 रुपीज़ जो आपके पास आया ना, ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि जो प्राइस मार्केट में उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया। देखो एक चीज़ हमें ये जानना जरूरी है कि मार्केट प्राइस में ना हमेशा टैक्सेस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट टैक्स। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। और तो जैसे हमने मार्केट में कोई प्राइस है 10 रुपीज, तो याद रखो कि इस प्राइस में 10 रुपीज में 2 रुपीज 1 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा हुआ है। सो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, देन दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन जब हम टैक्सेस माइनस कर देते हैं, जैसे मान लो कि आपका तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखो क्या होता है इंडायरेक्ट टैक्स, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने बताया था कि 1 रुपी टैक्स लगा हुआ था, 1 रुपी टैक्स लगा हुआ था, और जब ये इंक्लूड होते हैं हम वैल्यू एड निकालते हैं तो वो हो गया मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हम जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको माइनस कर देते हैं, एनआईटी माइनस कर देते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट में आ जाता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ना कि 100 रुपीज़ का जो ये जो था मार्केट प्राइस जो था इसका जीवीए एट एमपी मार्केट प्राइस, ये कितना था? 100 रुपीज़ था, ठीक है। हमने इसमें क्या किया? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अगर मान लो हमारा तो हमें क्या आ जाएगा? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि 100 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मान लो 20 रुपीज़ है तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपीज़। तो ये हो गया आपका जीवीए एट एफसी फैक्टर कॉस्ट में। व्हाई इट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट? क्योंकि जब हम जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है कि आपको पता है कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लैंड यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं और एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और ये 80 रुपीज ना दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सो अगर अब देखो क्या याद रखना है हमें? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में एनआईटी लगा हुआ होता है। उससे पहले मैं आपको एनआईटी कैसे निकालते हैं, आपको इनडायरेक्ट टैक्स तो समझ में आ गया। जो कमोडिटी टैक्स होता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट, अब देखो गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेता है, लेकिन गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देता है। मान लो गवर्नमेंट ने हम इकोनॉमी से 100 रुपीज का टैक्स ले लिया, लोगों से इनकम टैक्स के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने लोगों को, इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर को हेल्प करने के लिए 50 रुपीज़ मदद किया। तो हम क्या करते हैं? जो हमसे लिया 100 रुपीज़ और जो मदद किया, इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा? आपका 50 रुपीज़। सो 50 रुपीज़ जो होगा ना वो आपका एनआईटी हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली लिया तो उसने 100 रुपीज़, लेकिन हमें वापस भी कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ये सब्सिडी के फॉर्म में माइनस कर दिया हमें, दे दिया हमें। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं देन वी गेट एनडीपी एट एफसी, ठीक है। सो इस तरह से एनडीपी एट एफसी ये है, ये सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाता है। जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या जरूरत पड़ता है? अगर मान लो कि मार्केट प्राइस में हो, आपको फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम जब माइनस कर देते हैं इसमें एनआईटी, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट में रहता है। और यही अगर मान लो हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना तो इसमें प्लस एनआईटी कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा किस तरह से हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं। सो ये चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये कैसे हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं ये सब नहीं पता है, तो फिर हम प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो हमने देखा डिप्रिसिएशन या क्या रोल है नेट या ग्रॉस में जाने के लिए। उसके बाद मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट का, एनआईटी का क्या रोल है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि एनआईटी एनएफआई किस तरह से निकालते हैं। सो ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन, ये हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, पहला स्टेप है जो आपका कि हम पहले ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड बाई 3, कितना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर ने वैल्यू ऐड किया है।
हाँ, सो उसको मतलब बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं। तो जो माइनस करने के बाद क्या निकलता है, वो आपका, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल प्लस चेंज इन स्टॉक में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये अगर मान लो आप एक सेक्टर का निकाल लो तो तीनों सेक्टर का ऐड कर दोगे सम टोटल, तो सम टोटल इज सिग्मा जीबी एट एमपी, यानी कि पूरा कंट्री का जीबी एट एमपी। हमने प्राइमरी सेक्टर का निकाल लिया, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का निकाल लिया, तीनों को ऐड करके हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे व्हाट फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो याद रखना डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपके पास पहले ऑलरेडी आपने इस फॉर्मूला के थ्रू जीडीपी एट एमपी निकाल लगा था। जब उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपका नेट से ग्रॉस से नेट में चला जाएगा। देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास ये है, हमें निकालना है एन डी पी एट एफ सी निकालना है, और आपके पास क्या है, जी डी पी एट एम पी है। ठीक है, तो हमें पहला ग्रॉस से नेट में जाना होता है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं, ये आपको पता है। डोमेस्टिक से नेशनल में हमें नहीं निकालना, हमें डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में रहना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो उसके लिए क्या डिफरेंस होता है, माइनस मार्केट प्राइस में लगा होता है, फैक्टर कॉस्ट में माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह यही फॉर्मूला यहाँ यूज किया हुआ है, माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, और इस तरह से एनडीपी एट एफसी निकल जाता है। एनडीपी एट एफसी को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और फाइनली हमें नेशनल इनकम निकालना होता है। नेशनल इनकम मतलब होता है, ये एक और चीज चेंज होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एट एफसी, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है एनडीपी एट एफसी, ये आपका एनडीपी एट एफसी है। जब इसमें एनएफआई ऐड कर देंगे तो ये जो आपका डोमेस्टिक से नेशनल में आ गया, देखो। ठीक है, सो अगर मान लो आपके पास हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी है, सो एनडीपी, ये एनडीपी एट एफसी है, इसमें एनएफआई ऐड करने के बाद ये डोमेस्टिक से नेशनल में आ जाता है। यानी कि मैं आपको एक बार जैसे कि आपके पास मान लो ये है, आपके पास एन डी पी एट एफ सी है। ठीक है, एन डी पी एफ सी निकालना है आपको, आपके पास आपको एन एन पी एट एफ सी निकालना है, एन एन पी एट एफ सी निकालना है। आपके पास है एन डी पी एट एफ सी है। तो आपको क्या करना है, ये देखो, ये दोनों नेट से नेट है, कोई चेंज नहीं करना है। फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, ये भी कोई चेंज नहीं करना है। आपका डिफरेंस जो है ये है, नेशनल और डोमेस्टिक। आपको पता है कि डोमेस्टिक में NFIA नहीं लगा होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब हम इसमें ऐड कर देते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये डोमेस्टिक से नेशनल में चला जाता है। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम नेशनल इनकम निकालते हैं थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। अब व्हाट आर द वेरियस प्रिकॉशन फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। सो ये कुछ प्रिकॉशन हमें लेना जरूरी है, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। क्या क्या प्रिकॉशन है, एक तरह से सबसे पहला तो वैल्यू एडेड, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एज दीज आर ऑलरेडी यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, हमें सबसे पहले तो याद रखना है कि फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स हमें ऐड करना है, ना कि उसके अंदर आपको इंटरमीडिएट गुड्स भी ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये एक पहला प्रिकॉशन है कि वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। उसका इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस एज हाउसेस प्रोवाइड सर्विसेज टू ओनर। देखो, एक अगर मान लो ना कि इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस क्या होता है, अगर मान लो आप खुद ही अपने घर में रह रहे हो, लेकिन आपको यू डोंट हैव टू पे रेंट टू एनीबडी एल्स, तो उस समय उस का जितना रेंट होता है इवन दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द estimation of national income through value added method. So imputed rent of owner, imputed मतलब खुद ही अपने घर में रह रहा है, तो उसे रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर मान लो वहाँ नहीं रहता, किसी और को देता तो उसे उतना पैसा मिलता, लेकिन वो चीज़ अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। सो बट दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। थर्ड, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन एज दीज कंट्रीब्यूट टू करेंट ईयर्स आउटपुट। अगर मान लो आप खुद अपने पर्पस के लिए कुछ ग्रो कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सो दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और चौथा जो है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बाय एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट एज दीज कंट्रीब्यूट टू करेंट ईयर आउटपुट। तो ये भी अगर मान लो कि आप अपने लिए कोई चीज़ फिक्स एसेट क्रिएट कर रहे हो, सो दैट ऑल्सो उसका भी वैल्यू इंक्लूड होना चाहिए। सो ये 4 चीज़ हमें इंक्लूड करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, फॉलोइंग आइटम नॉट इंक्लूडेड। तो क्या क्या हमें इंक्लूड नहीं करना है? सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगर मान लो कोई 2020 में कोई चीज़ सेल हुआ था तो उस ईयर वो रिकॉर्ड हो गया था, अगर हम उसको 2020 में रीसेल हो रहा है तो अगर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए हमें इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि द सेल एंड परचेस ऑफ, सेकेंड जो पॉइंट है, सेल एंड परचेस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड। देखो ये भी इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में। क्यों नहीं होता है? ये एक मेयरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो जाता है, बस कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई शेयर था, आपने किसी और को बेच दिया, इसमें प्रोडक्शन कहाँ हुआ? देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पेपर में आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, इसलिए ये शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। दूसरी बात है कि अगर मान लो कि कमीशन है, कमीशन मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज या कमीशन होता है, सर्विस चार्ज होता है, वो इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने एक ब्रोकर के पास गए और बोले कि मुझे शेयर खरीदना है, तो उसने बोला ठीक है ये कंपनी का शेयर है, आप इसको ले सकते हो, तो उसने आपको एक शेयर अवेलेबल किया, आपने खरीद लिया उसको। और जैसे कि आपने मान लो 10 शेयर खरीदा और एक शेयर 10 रुपीज़ का था, तो आपने उसको 100 रुपीज़ दिया, दे के 10 शेयर खरीद दिया, लेकिन उसको 2% कमीशन भी, यानी कि 2 रुपीज़ आपने कमीशन दिया, 2 रुपीज़ कमीशन दिया 2%। तो ये 2 रुपीज़ जो है ना उसके पास आया, ये उसका इनकम है, और कमीशन शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम वेल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये नहीं इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेयर पेपर ओनरशिप ट्रांसफर है, ना कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाई इलीगल एक्ट लाइक थेफ्ट, स्मगलिंग, ये सब नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हम एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, देयर वैल्यू हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सो हम अगर मान लो कि इंटरमीडिएट गुड्स को, मैंने अभी बताया था ना कि अगर मान लो आपने 450 में कोई भी सामान बेचा और 200 रुपये आपने कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो उसको माइनस करके 250 जो होता है ये आपका वैल्यू एडेड है, वो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अलग से, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वो फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूडेड है। सर्विस प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन लाइक सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग। ठीक है, उसके बाद एज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मेजर द मार्केट वैल्यू, दीज सर्विसेज डू नॉट एंटर द मार्केट एंड नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए ये भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, दैट जनरली डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड इट। सो इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। सो अभी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड वी विल इंक्लूड द फर्दर एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। ठीक है, सो थैंक यू।